पन्नी गिरी पन्नी गिरो अरे गिराई है महाराज। पीछे अरे वो आप भैया सामने हट गया तो भैया पहले पेड़ लगा दो।
राष्ट्रीयता के अनन्य उपासक, सामाजिक समरसता के अवधूत, मानवता की कल्याण के लिए समर्पित ब्रह्मलीन महंत श्री अवैधनाथ जी की पुण्य स्मृति में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय के लोकार्पण और उनकी प्रतिमा अनावरण के इस समारोह में हम बहुत ही आदर के साथ परम श्रद्धेय गोरक्ष पीठाधीश्वर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अपने प्रणाम उनके चरणों में समर्पित करते हैं। साथ ही मंच पर आसीन माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री माननीय श्रीमती नीलिमा कटियार जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंच पर आसीन समस्त सांसदगण, माननीय विधायकगण और जनप्रतिनिधियों को अपनी तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले स्वागत की इस परंपरा को निभाते हुए मैं माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब तालियों के पुष्पों से उनका स्वागत करेंगे। माननीय सांसद जी पुष्प भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय सांसद महोदय पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। माननीय विधायक कैंपियरगंज माननीय श्री भद्र बहादुर, माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी माननीय उप मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, माननीय श्रीमती नीलिमा कटियार जी माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री जी का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब उच्च शिक्षा निदेशक और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य इस महाविद्यालय के मंचासीन समस्त अतिथियों को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। श्री गोरक्ष पीठ सदैव से ही शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन करके राष्ट्र निर्माण और समाज के निर्माण में अपना योगदान देती रही है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 3 दर्जन से भी अधिक शिक्षण, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवा के संस्थानों के माध्यम से और आज महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जिसका लोकार्पण अभी अब से कुछ देर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा होगा, इसी क्रम में एक और कदम है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि विशिष्ट अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित करके इस समारोह का शुभारंभ करने की कृपा करें। सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है अपने सानिध्य से इस पल को गौरवमयी बनाएं। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अग्नि प्रतीक है, प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का, शिक्षा का, और इसी अग्नि को साक्षी मानकर हम संकल्प ले रहे हैं कि ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय महंत अवैधनाथ जी के आदर्शों, सिद्धांतों और प्रेरणाओं से इस महाविद्यालय को अभिसिंचित किया जाएगा, जिससे राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि मां सरस्वती की चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके मां सरस्वती के चरणों में अपने प्रणाम समर्पित करें। आज मां सरस्वती के मंदिर का ही लोकार्पण किया जाएगा और आप सब अपने प्रणाम तालियों के माध्यम से मां सरस्वती के चित्र तक पहुंचाएं। और अब इसी महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। हेलो हो जाता है, अगर प्रोग्राम में पहले डाल देता हूँ मिल जाता है और बाद में डालता जैसे दूसरा हूँ मौका मिला है वो दे दिया।
महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की परंपरा रही है कि जब उस परिसर में कोई आयोजन होता है तो कुल गीत के माध्यम से कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। अब इसी महाविद्यालय की छात्राएं कुल गीत प्रस्तुत करेंगी और जैसा कि परंपरा है कुल गीत को वैसे ही सम्मान देते हैं जिस तरह से हम राष्ट्रगान को देते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हेलो जी, तो सर यहाँ अभी थोड़ा हम अब यही तो है और यही प्रोग्राम है। अभी ये गोरखपुर में यही विश्वविद्यालय कालीबाड़ी वाला है, कैंपस में ही है। सब जिन महानुभावों ने अपने तप और कर्म से इस धरा को अभिसिंचित किया है, उनके सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों को लेकर बड़ी निष्ठा के साथ ये महाविद्यालय अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, ऐसा हमारा विश्वास भी है और संकल्प भी। और अब हम माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि वो हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। अभिनंदन।
आप सब अपनी तालियों के प्रणाम मंच तक पहुंचा सकते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब इस महाविद्यालय के चित्रकला संकाय द्वारा निर्मित परम पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की हस्त निर्मित पेंटिंग क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा जी और प्राचार्य इस महाविद्यालय के डॉक्टर जेपी सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करेंगे। ये चित्रकला संकाय इसी महाविद्यालय के संकाय द्वारा निर्मित है, हस्त निर्मित पेंटिंग है। आपके प्रणाम ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के चरणों में तालियों के माध्यम से पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया गोरखपुर के इस महाविद्यालय के लोकार्पण के अवसर पर आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी माननीय संभ्रांत हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित माननीय सांसद माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन शुक्ल जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद संत कबीर नगर श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, माननीय सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय मंचासीन सभी माननीय विधायकगण उपस्थित, अन्य सभी मंचासीन हमारे विशिष्ट अतिथिगण और इस प्रांगण में उपस्थित इस जनपद के और आसपास के इलाकों के सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं, पत्रकार साथियों, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा उत्तर प्रदेश में लगभग 51 लाख छात्र छात्राओं के अध्ययन अध्यापन के कार्य में एक और नगीना आज जुड़ने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के सद मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में 77 नए राजकीय डिग्री कॉलेज जब से वर्तमान सरकार बनी है तब से स्वीकृत हुए और लगातार इनका निर्माण कार्य जारी है। इसी तरह से एक एक करके इनका उद्घाटन कार्य अब चल रहा है। मान्यवर, जिस महाविद्यालय प्रांगण में हम लोग इस समय मौजूद हैं, यह 2 पार्ट्स में बना है। एक में हमारे एकेडमिक ब्लॉक और हमारा अध्ययन अध्यापन का पूरा कार्य छात्रावास सब है, और दूसरा जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, ये भूमि ये स्टेडियम के नाम पर ये जानी जा रही है। मुख्य भवन लगभग 4 एकड़ जमीन में बन करके तैयार हुआ है। ये भवन और इसके आसपास जो आपने देखे हैं छात्रावास, छात्राओं के लिए, बालकों के लिए 30 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से ये निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। राष्ट्रीय निर्माण निगम के द्वारा इस निर्माण को 2019 में प्रारंभ किया गया था। मैं आप सभी सज्जनों को इतना बताना चाहूँगा कि वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि इस पूरे इलाके में जंगल कौड़िया में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लेकिन अगले ही साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एक विस्तृत सोच रखते हुए यह निर्णय लिया कि सहज शिक्षा का विद्या मंदिर हम लोग स्थापित करेंगे, और तदनुसार ये
महिला महाविद्यालय के बजाय ये राजकीय महाविद्यालय के रूप में बनाया जा रहा है। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, इस तपोभूमि के हमारे ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के नाम पर इस महाविद्यालय का नामकरण किया गया। मान्यवर, मैं इतना और अवगत कराऊंगा कि 2 साल के अंदर ही कार्यदायी संस्था ने इस प्रांगण का निर्माण करके हमको सौंपा है। हमने शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से 16 शिक्षकों के जो पद स्वीकृत किए थे, 1 प्राचार्य और 15 हमारे शिक्षकगण, उनकी तैनाती यहाँ कर दी गई है। अब अन्य स्टाफ की तैनाती, उनमें दो की तैनाती हो गई है, 2 अतिरिक्त पद और सृजित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ जितना स्टाफ हमको जरूरत थी उतना स्टाफ हमने यहाँ तैनात कर दिया है। और आगे भी लेबोरेटरी है, लैब असिस्टेंट है और जो आवश्यकताएं पड़ेगी इस स्टेडियम को लेकर के भी खेल विभाग के माध्यम से यहाँ पर और तैनातियाँ भी की जाएंगी। मैं इस अवसर पर इतना ही कहूँगा कि इस पूरे इलाके में जहाँ दूर दूर तक बालक बालिकाओं को सरकारी इस उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी, आज इसके बन जाने के बाद में, इस महाविद्यालय के ओपन हो जाने के बाद में वो सुविधा उपलब्ध हो गई है। सर, मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात आज सुबह की कहना चाहूँगा। जब मैं इस पूरे प्रांगण का अपना भ्रमण कर रहा था तो कुछ 5-6 बालिकाएं मुझे मिली। मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए, इस विद्यालय के बनने से आपको क्या फायदा मिलेगा? तो उनको एकमात्र ये तो कहना था ही कि हमें कैंपियरगंज नहीं जाना पड़ेगा या गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा। मैंने एक प्रश्न पूछा कि ईमानदारी से ये बताओ, अगर ये महाविद्यालय नहीं बना होता तो क्या आप में से कौन सी बालिकाएं विद्या अध्ययन करना छोड़ नहीं देती? तो उनका सर ऐसा पॉजिटिव इस तरह का जवाब मुझे मिला कि हाँ साहब, अगर ये नहीं बनता निश्चित रूप से हम लोगों की शादियाँ हो जाती या हम अपना अध्ययन कार्य पूरी तरह से छोड़ देते, क्योंकि सभी लोगों की ये क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट कॉलेज में जाएं या इतनी दूर जाकर के पढ़ें। सर, मैं आपके बीच में इतना ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तीनों संकाय, कला संकाय, विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय यहाँ बन चुका है। एक और अच्छी बात मुझे देखने को मिली कि छात्राओं ने यहाँ सर कुल 460 छात्र छात्राओं ने प्रवेश ले लिया है प्रथम वर्ष में। इन 460 में से 243 छात्राएं हैं और 217 छात्र हैं। इन छात्राओं में से भी विज्ञान वर्ग में सर छात्राओं ने बढ़ चढ़ करके एडमिशन लिया है। 45 छात्र छात्राओं ने जीव विज्ञान वर्ग में और 22 छात्राओं ने गणित वर्ग में, यानी गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री। सर, ये एक सोच का परिणाम है, एक परिवर्तनशील युग का एक दीपक है, एक उदाहरण है कि हम जो सोचते हैं हम करके दिखाते हैं और आपके मार्गदर्शन में ये करके हमने दिखाया है। आगे हम इसी तरह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे काम करते रहेंगे। मैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में आप लोग आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण करने की कृपा करें। बटन दबा शिलापट का अनावरण। मां सरस्वती का एक और मंदिर समर्पित है गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए। महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय जंगल कौड़िया गोरखपुर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो इस महाविद्यालय के मोनोग्राम का विमोचन करने की कृपा करें। सभी को ये मोनोग्राम का चित्र दिया जा रहा है, विमोचन। महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का मोनोग्राम, जिसका सूत्र वाक्य है विद्या विनयेन शोभते। इस भाव
के साथ ब्रह्मलीन परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी के मूल्यों, आदर्शों, प्रेरणाओं को अभिसिंचित करते हुए उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस महाविद्यालय में विद्या विनयन शोभते सूत्र वाक्य इस मोनोग्राम का बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। मंच पर आसीन है माननीय विधायक कैंपियरगंज माननीय श्री फतेह बहादुर सिंह जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। भारत माता की, भारत माता की। आज ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय एवं उनके मूर्ति के अनावरण के अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री एवं गोरख पीठाधीश्वर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती नीलम कटियार जी, गोरखपुर जिला पंचायत की जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती साधना सिंह जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे लोकसभा के सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी, हमारे दूसरे सांसद प्रवीण कुमार निषाद जी, हमारे सांसद जयप्रकाश निषाद जी, माननीय विधायक शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, विपिन सिंह जी, संत प्रसाद जी, राधा मोहन जी, श्री विमलेश पासवान जी, महेंद्र पाल सिंह जी, हमारे जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, चेयरमैन मत्स्य रमाकांत जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कोरिया ब्रजेश यादव जी, सदस्य पूर्वांचल बोर्ड विजय शंकर यादव जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जंगल कोरिया गोरख सिंह जी, जिला मंत्री भाजपा सदानंद शर्मा जी, मंडल के हमारे मंडल अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, हमारे प्रतिनिधि दिनेश सिंह जी, प्रदेश महामंत्री हिंदू युवा वाहिनी श्री पी.के. मल जी, हमारे टाउन एरिया पीपीगंज के चेयरमैन गंगा जायसवाल जी, यहाँ आए उपस्थित सभी सम्मानित कैंपियरगंज विधानसभा की सम्मानित जनता का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की स्मृतियों को जीवंत रखने के लिए एक और ज्ञान के मंदिर को लोक सेवा में अर्पित जो आपके द्वारा किया जा रहा है। महाराज जी, ये क्षेत्र आपके प्रति पूरी तरह से समर्पित है। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन पूरी तरह से मिल रहा है। जंगल तोड़िया का जो ये क्षेत्र है, ये विधानसभा का प्रमुख केंद्र है और यहाँ के नौजवानों की शिक्षा के क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगा। यही जहां इस महाविद्यालय की स्थापना से उनकी परम पूज्य अवैधनाथ महाराज जी की यादें तो जीवंत हमारे हृदय में ही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि महंत अवैधनाथ ब्रह्मलीन महाराज जी ने यहाँ से 5 बार इस विधानसभा से विधायक रहे और लगातार सांसद के रूप में इस देश को सेवा करने का काम किए। उनकी स्मृतियों को मैं व्यक्तिगत रूप से भुला नहीं सकता। अपने जीवन काल में मैंने उनका जो आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, मैं उसको हमेशा याद रखते हुए मैं इतना ही कह सकता हूं कि गुरु के न रहने के बाद जो उसकी यादें शेष बचती हैं, उसे जीवंत करने का काम अगर कोई कर रहा है तो केवल सिर्फ एकमात्र योगी आदित्यनाथ महाराज। हमारे इस विधानसभा को सड़क मार्ग से 1300 करोड़ की योजना सड़कों में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि काले सर से लेकर के जंगल कोड़िया तक नेशनल हाईवे से ये विधानसभा मात्र मैं दावे के साथ कह सकता हूं 1 भी गांव दूसरे क्षेत्र का नहीं है। काले सर से अगर देखा जाए, कैंपियरगंज की जब शुरुआत होती है तो जंगल कोड़िया से लेकर के और आपका मराठा बॉर्डर तक अंतिम छोर उधर पड़ता है।
ये जो 6 लेन बनने जा रही है निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो। वहीं दूसरी तरफ आपके द्वारा मेरे विधानसभा में 2 पंप हाउस जो बड़े जो जल निकासी की समस्या कौड़िया बेल्ट में है, जो मूल समस्या है, आपने अभी 48 करोड़ के 2 पंप हाउस की प्रस्ताव बना करके तैयार कर लिया है और बहुत जल्द स्वीकृति होने वाली है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ 2 टाउन एरिया पीपीगंज और टाउन एरिया जो नवसृजित आपके द्वारा बनाया गया कैंपियरगंज में, पीपीगंज क्षेत्र में आपने क्षेत्र का विस्तार किया टाउन एरिया का, वहीं कैंपियरगंज को टाउन एरिया बनाया। लगभग 1-5 गांव सभा के लिए केवल 1800 मकान की स्वीकृति बहुत जल्द हम सबको मिलने जा रही और हर आदमी के सर के नीचे छत की व्यवस्था उन सभी गांवों में हो रही है आपके आशीर्वाद से। वहीं गांव पानी की व्यवस्था जल निगम के माध्यम से हम लोग को पहले हैंडपंप आपके आशीर्वाद से मिलता था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि उसकी जगह गांव-गांव जो आपने पंप स्टेशन बनवा दिया, गांव में जल निगम, भारतीय जनता पार्टी ने मकान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने शौचालय दिया, भारतीय जनता पार्टी आपके घर में टोटी की व्यवस्था जल के माध्यम से करने जा रही, ताकि यहाँ के जो हमारी पीढ़ी है आने वाली वो स्वस्थ रहे। और निश्चित रूप से आने वाले समय में कैंपियरगंज का जो स्वरूप मैं देख रहा हूँ, जब हम लोग आए थे 89 में चुनाव लड़ने, तब ये क्षेत्र हमारे विधानसभा में नहीं था, तब ये पनियरा विधानसभा में थे, तब भी आपका आशीर्वाद और विशेष इसमें हम सबको मिलता रहा और उसी का परिणाम है कि बड़े पैमाने पर विकास के कार्य हो रहे हैं। विरोधी भी आज बोलने के लिए कोई दम नहीं रख पा रहा है कि कैंपियरगंज विधानसभा में सवाल क्या उठाए, क्या कहे कि विकास का क्या मुद्दा बच गया। आज विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल वो अपनी बातों को रखते हैं दूसरे प्रकार से। हम लोग जवाब देना जानते हैं, समय पर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उसी प्रकार से अभी आपने त्वरित आर्थिक विकास योजना के माध्यम से हमें 5 साल में लगभग 70 से 80 करोड़ की अलग से सड़कें स्वीकृत करके हमारे गांव को सड़क मार्ग से जोड़ करके जो हमें आशीर्वाद दिया, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका महाराज जी बहुत आभारी हूं। कैंपियरगंज विधानसभा के लिए वो सड़कें वरदान साबित हो रही है। उसी प्रकार विद्युत के क्षेत्र में मैं इस विधानसभा में जब आया था, जब गांव में जाता था तो एक शिकायत मिलती थी, और आप भी जब यहाँ पर लोकसभा से चुनाव जीत करके आते थे और देखते रहेगा, गांव में जो हम लोगों को समस्या देखने को मिली, गांव के कई मजरे कई टोले विद्युतीकृत नहीं थे। 2017 के बाद मेरा चैलेंज है, सभी गांव विद्युतीकृत हो गए, कोई मजरा बचा नहीं जो विद्युत से आच्छादित न हो। ये आपकी देन है महाराज जी, आपकी दूरगामी सोच की देन है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विकास पूरे जनपद में हो रहा। और उसी प्रकार से जो आम जनता को जो सुविधा हम दे रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि के माध्यम से पहले किसी सरकार ने नहीं दिया होता। आज हमारे गांव में जो बुजुर्ग है उनकी पूछ बढ़ गई है। 6000 रुपए जब उस किसान के खाते में जाता है तो लड़का कहता है, पिताजी एक चेक काट दीजिए। एक बुजुर्ग का भी सम्मान बढ़ रहा है, उसको बीज फसल के लिए एक पैसे का पैकेज हो गया। क्या ये मामूली बात है? हर किसान को 6000 पर साल दिया जा रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है और इससे पहले किसी सरकारों ने नहीं किया। अभी कोरोना काल में हम लोग रात दिन घूम रहे थे महाराज जी के आदेश पर, हमारी पत्नी हम दोनों लोग, और हम लोग घूमते घूमते कोरोना संक्रमित भी हो गए जनता की सेवा करते हुए। लेकिन हम लोग पूरे साल लगे रहे गांव में। महाराज जी ने जिस दिन से राशन निःशुल्क बंटवाया, उस दिन से हम लोगों को राशन नहीं बांटना पड़ा। निःशुल्क राशन पूरे कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से ये हम लोगों को राशन मुफ्त मिल रहा है। हम सब आपके ऋणी है महाराज जी, आपने अवसर दिया, आपका आशीर्वाद कैंपियरगंज विधानसभा पर विशेष बना रहे। हम सब के आप सब आपके प्रति संकल्पित और आपके प्रति आभार जताते हुए आदरणीय दिनेश शर्मा जी का मैं विशेष आभारी हूँ।
हमारे दोनों डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के लिए इन्होंने कहा है जो भी आवश्यकता होगी मैं उसमें करूंगा। मैं आप सबके प्रति आभार और धन्यवाद अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन है माननीय सांसद गोरखपुर सदर माननीय श्री रवि किशन शुक्ल जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय गोरक्षपीठ पीठाधीश्वर, हिंदुओं के गौरव, हम सब के मुख्यमंत्री, हम सब के महाराज जी के चरणों में मैं रवि किशन प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं महाराज जी आपको, अभिनंदन करता हूं और सदैव करता रहूं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आपके स्वागत बा, प्रणाम बा आपके। श्रीमती नीलिमा कटियार जी, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, माननीय सांसद, श्री जयप्रकाश निषाद जी, माननीय सांसद राज्यसभा, आपके लोकप्रिय माननीय विधायक जो अभी बहुत सुंदर बोले और बहुत सच बोले और बहुत ईमानदारी से जैसे व्यक्ति हैं, माननीय फतेह बहादुर सिंह जी कैंपियरगंज, माननीय शीतल पांडे जी विधायक सजनवा, माननीय श्रीमती संगीता यादव जी विधायक चौरी चौरा, श्री संत प्रसाद जी माननीय विधायक खजनी, श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बांसगांव, महेंद्र पाल सिंह जी माननीय विधायक पिपराई, श्रीमती साधना सिंह जी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत गोरखपुर, श्री युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा, श्री रमाकांत निषाद जी क्षेत्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, श्री रमाकांत निषाद जी चेयरमैन, श्री ब्रिजेश यादव जी ब्लॉक प्रमुख, विजय शंकर यादव जी, सबका छोड़ देंगे। अच्छा, सबके क्षमा, सब लोगों के एक साथ मंच पर सब लोगों को प्रणाम, धन्यवाद। हाँ, थोड़ा महाराज जी के बुरा ना लगे। का हाल बा सब लोगन के? कुल माई बहिन लोग ऐजा बैठल हैं, आज कुल व्रती हैं, भोरे से कुल भैया बाबा लोग आज सब लोग व्रती है, अष्टमी है, माई सब पे कृपा करे, दुर्गा माई का कृपा एकदम अपरंपार रहे। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद हमारी भारत और हमारा उत्तर प्रदेश 2017 के बाद जैसे चमचमाए लगल हो, बदला लगल कबो सोचले रहला कि हर एगो इतना बड़ा एगो विश्वविद्यालय मिली। ब्रह्मनील महन अवैध महाराज जी के जब 5 बार के विधायक रहलन, आज उनकी कितना अच्छा लगत हुई हो। हम महाराज जी से अभी मूर्ति के टाइम का है, बहुत सुंदर मूर्ति बनल, एकदम जीवित मूर्ति, बिहार का कोनो कारीगर बनौलन, तो मुख्यमंत्री जी बताओ कहलन, उनके लगल आज विधायक जी के कितना अच्छा लगत हुई अवैधनाथ महाराज जी के, आज इस धरती पर एगो ऐसन शिक्षा का केंद्र बन गई बा, एगो ज्ञान का केंद्र आज गोरखपुर बन गया है। लाइन से देखा तो मेडिकल कॉलेज, हर जिला में मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के, लाइन से देखा तो शिक्षा का केंद्र, एजुकेशन का केंद्र, हायर एजुकेशन, सैनिक विद्यालय, एम्स, रिंग रोड अभी महाराज जी 1300 करोड़ का पारित भाई, जंगल कौड़िया से सड़क का जाल, पानी का जो समस्या बा कहीं कि गोरखपुर कटोरा नियम बा, वो समस्या महाराज जी अगले साल तक निपटा दी हम। हैदराबाद का कंपनी आई बाटे, तो विरोधी लोग के पास वही एक है और कुछ नहीं है, अरे पानी जमा होता, पानी देखा। हम विरोधी लोगों को बोला कोनो चिंता मत करा, अगले साल जाकर कुल पानी पी ले। बाकी कितनी चीजें, कितनी व्यवस्थाएं, क्योंकि जब सोच ईमानदार तो काम दमदार।
रेंज रोवर और BMW लाइन लगी है उत्तर प्रदेश में। सब लोग अपना पैसा निकालने लगे हैं क्योंकि सुरक्षा मिल गई पूज्य महाराज जी के इस राज्य में, उनके शासन काल में। कोरोना निपट गई हो, सबको लगा था उत्तर प्रदेश खत्म हो जाएगा, पूज्य महाराज जी इसको शांत कर दिए क्योंकि ईमानदारी में इनका जैसे कोरोना काल खत्म भय 14 दिन का इनके क्वारंटाइन रहना महाराज जी, तुरंत 15वें दिन निकल गए। एकमात्र मुख्यमंत्री ये होती है जब सोच ईमानदार तो काम, जब सोच ईमानदार। 2 महीना बाद जब विरोधियां यहन्ना लाल टोपी, हरी टोपी, नीली टोपी, पीली टोपी पहन के, तो बताइए कि आना नहीं, किस मुंह से बेशरम लोग वोट मांगोगे? अरे क्या किया था लुटेरे? किस मुंह से शर्म नहीं आती? न बच्चों को सुरक्षा, न शिक्षा, न मेडिकल, न कुछ भी नहीं दिया, न सड़क दिया, न ज्ञान दिया, न सुरक्षा दी। इतने साल सरकार चलाए, अपना घर भरा, अपने परिवार का घर बना, अपने बड़े बड़े महल और बंगले बनाए। आज वोट मांगे यहाँ, हाथ उठा के सब लोग बोलना, हाथ उठाइए दोनों, सब लोग का माई बहन सब लोग, और बोलना कि क्या हो जिंदगी झंड बा। लुटेरा लोग कौने बात के घमंड बा? लाल टोपी, पीली टोपी, नीली टोपी, हरी टोपी। समय बदल गया है। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के बोला, बोलो साचे दरबार की जय। नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उच्च शिक्षा का उद्देश्य मात्र रोजगार के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि बुद्धि को परिष्कृत कर, मन को सुसंस्कृत कर जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए तैयार करना है। और इसी संकल्प को सिद्ध कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज की इस सभा में अपने विचारों से हमें अनुप्रेरित करें। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने वाले, एक नए भविष्य का निर्धारण मात्र 4.5 वर्षों में करने वाले हम सबके मार्गदर्शक, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारी यशस्वी राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती नीलिमा कटियार जी, आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी, आदरणीय रवि किशन जी सम्मानित सांसद, आदरणीय फतेह बहादुर सिंह जी सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायक, सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष जी, और हमारे यशस्वी, हालांकि मैं जब नाम लेता हूं तो बड़ा असहज हो जाता हूं, हमारे सम्मानित महापौर जो स्त्री और पुरुष दोनों का समान प्रतिनिधित्व करने का अपने नाम के आधार पर अधिकार धारित करते हैं। अगर स्त्री का स्मरण करो महापौर में तो नगर माता कहलाती है, और पुरुष अगर महापौर हो जाता है तो नगर पिता कहलाता है। लेकिन आदरणीय सीताराम जी का अगर पहला नाम लीजिए तो नगर माता के रूप में सीता, और दूसरा नाम लीजिए तो नगर पिता के रूप में राम, यानी स्त्री और पुरुष दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे सम्माननीय महापौर श्री सीताराम जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय प्रवीण कुमार निषाद जी, आदरणीय माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, आदरणीय
माननीय विधायक आदरणीय शीतल जी। हालांकि शीतल जी को मैं छात्र जीवन से जानता हूं और एक बार मेरे साथ घटना घटी कि लखनऊ में भी एक सरोज तिवारी करके लड़ रहे थे और आदरणीय शीतल जी यहाँ सुन रहे थे, तो मुझसे किसी ने पूछा छात्र राजनीति के बारे में क्या कहोगे, तो मैंने कहा आजकल तो स्त्रियों का प्रभाव हो गया है, लखनऊ में सरोज और गोरखपुर में शीतल, लेकिन बाद में किसी ने मुझसे बताया कि शीतल जी स्त्री नहीं पुरुष है। ऐसे आदरणीय श्रीमान शीतल पांडे जी, आदरणीय विधायक श्रीमती संगीता यादव जी, आदरणीय विधायक आदरणीय संत प्रसाद जी, हमारे यशस्वी विधायक बांसगांव आदरणीय विमलेश पासवान जी, आदरणीय युधिष्ठिर जी, रमाकांत जी, ब्रजेश जी, विजय शंकर जी, गोरख जी, सदानंद जी, चंद्रप्रकाश जी, दिनेश जी, हमारे मल्ल जी और सभी इस क्षेत्र के सौभाग्यशाली गोरखपुर क्षेत्र के सौभाग्यशाली भाइयों बहनों, मैं शब्दों के अभाव में जब गोरखपुर का नाम मैं लेता हूं तो भारतवर्ष के कुछ अत्यधिक विकसित हो रहे जिलों का, महानगरों का नाम उसमें आने लगता है। एक ऐसा जिला जो 4.5 वर्षों पहले तमाम प्रकार की, चाहे वो मस्तिष्क ज्वर हो या तमाम प्रकार की और इंसेफ्लाइटिस हो या कौन बीमारियां हो, उससे पीड़ित होकर दिवंगत होने वाले लोगों के कारण जाना जाता रहा हो या यहाँ की असुविधाओं के लिए जाना जाता रहा हो, यहाँ की टूटी सड़कों और जाती हुई बिजली के लिए जाना जाता रहा हो, लेकिन 4.5 वर्षों में जिस प्रकार से प्रगति का परचम इस पूरे जिले में नहीं क्या आसपास जो लहराया है, मैं कह सकता हूं कि गोरखपुर में आज एम्स भी है, मेडिकल की सारी अच्छी सुविधाएं भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, आयुष विश्वविद्यालय भी हो रहा है, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय भी हो रहे हैं, कई नए डिग्री कॉलेज हो रहे हैं, कई नए माध्यमिक कॉलेज हो रहे हैं, स्पोर्ट्स का स्टेडियम हो रहा है। एक चारों तरफ देखें तो विकास की गंगा जैसे बह रही हो, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा तो चारों तरफ का जो विकास का वातावरण होगा, निश्चित रूप में गोरखपुर का निवासी होने का सौभाग्य आप सबकी छाती को और अधिक चौड़ा करेगा। मैं आज जिस जंगल कौड़िया में नाम जब सुन रहा था तो लोगों से मैंने पूछा कि इसका नाम जंगल कौड़िया क्यों पड़ा, तो लोग कहने लगे विकास की अवधारणा से वंचित क्षेत्र रहा है। लेकिन आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि मुख्यमंत्री बनते ही जो सबसे पहला शिक्षा के क्षेत्र में काम आपने किया था वो इसी महाविद्यालय को बनाने की घोषणा के साथ आपने किया था और आपका सपना आज पूरा होता हुआ दिखाई पड़ा है। आपकी प्रेरणा से मैं कह सकता हूं कि 30 करोड़ से ऊपर की लागत से यह आज तमाम प्रकार की सुविधाएं इसमें हुआ है। आज छात्रों का छात्रावास, महिलाओं का छात्रावास के साथ साथ आज छात्रों का छात्रावास, यहाँ का ऑडिटोरियम, यहाँ का बाउंड्री वॉल के साथ साथ महाराज जी की अवैधता जी का चित्र का मूर्ति और तमाम प्रकार की सुविधाओं से युक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम बगल में ही बनेगा। ये महाविद्यालय निश्चित रूप में दूर दूर तक जाना जाएगा। आज भी जब हम लोग आ रहे थे तब जो प्रवक्ता का शारीरिक शिक्षा का पद था, एक पद उसका, एक कंप्यूटर के शिक्षक का पद जो रह गया था उसको, यहाँ का प्रयोगशाला सहायक का और यहाँ पर प्रयोगशाला के परिचय के तमाम पदों को सृजित करने के साथ आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व एक प्रगति का परिचायक ये महाविद्यालय बनकर हमारे सामने आएगा। आज हमें गर्व इस बात का है कि जब हम सत्ता में आए थे 19 मार्च को शपथ लिया था, बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही थी। महाराज जी ने कहा कि जाकर आपके पास शिक्षा विभाग आया है, आप जाकर भ्रमण करके आओ देखो परीक्षाएं कैसी चल रही। जब परीक्षाओं को देखने के लिए गया एक विद्यालय में तो एक मेटाडोर से रद्दी कागज बनी हुई किताबें और कुछ कापियां निकल रही थी। मैंने पूछा क्या है, तो लोगों ने बताया कि इस विद्यालय में नकल की सामग्री पकड़ी गई है। पूरा उत्तर प्रदेश
नकल के लिए जाना जाने लगा, नकल का उद्योग बन गया था। उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की जो डिग्री की दूसरे प्रदेशों में मान्य नहीं होती थी, वो लोग कहते थे तो नकल कराने वाले प्रदेश से आए हुए लोग हैं। लेकिन उसी समय जब नकल के विरोध में अभियान चला और आज इसका परिणाम ये रहा, पूरे प्रदेश में हमने आधुनिक तकनीक का उपयोग किया। सीसीटीवी कैमरे 1,94,000 लगाए, 96,000 अध्यापकों को परीक्षा की ड्यूटी पे लगाया, परीक्षा का पैटर्न बदला, पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया और स्टेटिक मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया और नकल विहीन परीक्षा का सबसे बड़ा प्रदेश कोई बना तो वो हमारा उत्तर प्रदेश बना। और हमारे यहाँ का जो विद्यार्थी है 220 दिन तक पढ़ाई करेगा। अब कोई विद्यालय ऐसा नहीं होगा जहां पढ़ाई नहीं होगी। अगर विद्यालय में है तो पढ़ाई होना होगा। इसका इंतजाम किया गया, 10 महीने पहले घोषित कर दिया गया कब परीक्षा, कब परिणाम और कब उसका प्रवेश होगा। ये 10 महीने पहले तय हो जाया करता था। आज उसका शुभ परिणाम निकला कि आज हमारा जो विद्यार्थी है रोजगार परक शिक्षा को हमने साथ में जोड़ा, नई शिक्षा नीति को लागू किया, 250 नए विद्यालय बनाए, 77 डिग्री कॉलेज बनाए, आज 12 विश्वविद्यालय बनाने की तरफ हम आगे बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। कोरोना का समय जब याद करता हूं तो आज भी मन दहल जाता है। क्यों? लोग अस्पतालों में जा रहे थे, पूरी दुनिया कराह रही थी। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ और मरने वालों की जो संख्या 19 लाख से ऊपर बढ़ गई थी। अमेरिका विकसित देश व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। 24 करोड़ वाला उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार अपने लोगों को बचाने का संघर्ष कर रही थी। और मुझे राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन बताने में खुशी है, धर्मेंद्र सिंह जी आपका नेतृत्व में जो आपकी पार्टी संगठन के बीजेपी के कार्यकर्ता थे, सेवा ही संगठन के नाम पर घर घर कोरोना मरीजों के परिवार को सहायता पहुंचाते दिख रहे थे, सैनिटाइजर बांटते दिख रहे थे, मास्क बांटते दिखाई पड़ रहे थे, अस्पतालों में भर्ती करते दिखाई पड़ रहे थे। मुझे आज वो दिन भयावह दिन याद आता है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी कोरोना हो गया। दिन रात जब काम कर रहे थे और पूज्य पिताश्री आपके अस्पताल में भर्ती थे, आप उनको देखने नहीं गए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के जो उनके उत्तर प्रदेश के नागरिक थे, उनकी दवा कहां हो, किस अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, कहां पर सिलेंडर पहुंचना है, कहां पर दवाई पहुंचना है, कहां पर डॉक्टर की व्यवस्था करना है, समय समय पर जिलों का भ्रमण करना, उनकी व्यवस्था करना, टीम 11 की बैठक करना और सारी चीजों को सुनिश्चित करने का काम कर रहे थे। उनका देहांत हो गया पूज्य पिताजी का। माननीय मुख्यमंत्री एक प्रतित्व भाव में एक पुत्र का स्थिति क्या हो सकती है इसकी कल्पना आप सब कर सकते हो, लेकिन आज वो मंच पर आसीन है। मुझे नहीं कहना चाहिए था, वो दृश्य हमने देखा है। आंखों में दृढ़ता, समाज के प्रति समर्पण की भावना, नागरिकों के सुरक्षा के लिए सब कुछ समर्पित करने का जो एक उत्कंठा थी अंतर्मन में। पूज्य पिताजी की अंत्येष्टि में जाने के बजाय उस समय जब वो चिता जल रही होगी, महाराज जी उस समय टेलीफोन कर करके जिलों में अस्पतालों में क्या व्यवस्था है, कहां पर किसको दवा पहुंची, कहां नहीं पहुंची, कहां पर क्या इलाज करना है, इसकी व्यवस्था करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कोरोना का संक्रमण होने के बावजूद आप सारी व्यवस्था को टेलीफोन पर वर्चुअल मीटिंग करके, इलाज नहीं, हम आराम नहीं, हम सबकी सेवा का भाव जो करते हुए देखा और उसका नतीजा हुआ कि जिस दिन कोरोना का निगेटिव वे फिर निकल पड़े एक एक जिलों में जाके, जहां और बड़े बड़े नेता तमाम दलों के अपने घरों में एयर कंडीशन घरों में बैठे हुए अपने चुनाव क्षेत्र में भी नहीं जा रहे थे, अपने घरों में भी अपने रिश्तेदारों के वहां भी नहीं जा रहे थे, घरों में बैठकर ट्विटर खेल रहे थे। वहां मुख्यमंत्री जी घर घर जाकर, घर जिलों जाकर सेवा का भाव कर रहे थे। इसलिए मैं कहूंगा कि गोरखपुर धन्य है, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ, सुरक्षा के क्षेत्र में काम हुआ। सुरक्षा में तो इतना काम हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाओ तो वहां पर लिख दिया जाता था 2017 के पहले कि फलाना व्यक्ति घर को छोड़कर चले जाओ, तो लोग डर के बारे चले जाते थे।
बहू बेटी शाम को 5 बजे हो जाए तो अंधेरा ना हो जाए, घरों के अंदर वो बंद कर दी जाती थी, कहीं बाहर या असामाजिक तत्व कहीं अपमान न करते। आज वही माफिया, उत्तर प्रदेश के माफियाओं के वहां, अगर आपने दूरदर्शन देखा होगा कि लंबा सा बुलडोजर उनकी अवैध संपत्तियों को गिराता हुआ दिखाई पड़ता है। आज माफिया जिनकी सवारी थानों के सामने से निकलती थी तो थानेदार भी रुक जाता था कि कहीं माफिया का अपमान ना हो। आज वो माफिया अगर जेल के अंदर है, अगर बाहर निकल कर आता है तो छाती के ऊपर तख्ती लगा के कहता है योगी बाबा माफ करो, योगी बाबा माफ करो। ये आज पूरे प्रदेश का वातावरण बना है और इसी के कारण शिक्षा का जो मापदंड है वो उच्च स्तर पर पहुंचा है। जो शिक्षा के परिसर अराजकता के आज प्रतीक बने थे, आज हर विश्वविद्यालय में शोधपीठ है, हर विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, हर विश्वविद्यालय में शोध गंगा पोर्टल है। आज शिक्षकों की नियुक्तियां हर जगह पर है। आज संस्कृत अध्यापकों का जो पद थे आज वो पूर्णता की ओर है। हर विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन हो, इसके तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ये शिक्षा है, ये संस्कृत है, ये सुरक्षा है, ये स्वास्थ्य है, ये सरकार की प्राथमिकताओं में से है। इसलिए मैं जब गोरखपुर आता हूं तो मेरा अंतर्मन एक विशेष प्रकार की खुशियों से भर जाता है। मैं 1992 में पहली बार एक कार्यक्रम में मानव अधिकार घुसपैठ के खिलाफ था, तब मैं उत्तर प्रदेश से का प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था, तब मैं आया था और उस समय मेरे पास तमाम इंतजाम नहीं हो पा रहे थे। जो मानव अधिकार के लिए सभा कहां से होगी, मंच कहां से आएगा, ये हजारों के लोग आए, भोजन कहां से होगा। तो किसी ने मुझसे कहा कि पूज्य महंत जी के पास चले जाओ। और वो दिन था कि मैं कम उम्र का था, डरते डरते मैं पूज्य महंत अवैधनाथ जी के सिद्ध चरणों में पहुंचा और मैंने उस समय युवा अवस्था में आज के पूज्य संत योगी आदित्यनाथ जी को पहली बार देखा था। और जैसे ही मैंने महाराज जी से निवेदन किया कि महाराज जी, हमने राष्ट्र के निर्माण के लिए कार्यक्रम रखा है और हमारे पास में साधन नहीं, हम कैसे करेंगे, परसों ही मेरा कार्यक्रम है। ऐसे महाराज जी ने कहा कि जाइए, आप विद्यालय खुल गया, आप कार्यक्रम भी कीजिए, मंच भी होगा, माइक भी होगा और भोजन भी जितने लोग आए सबका होगा। और वो कार्यक्रम हुआ। आज उसके बाद महंत अवैधनाथ जी का जो आशीर्वाद मिला था, आज जब मैं उनकी मूर्ति को देख रहा था तो साक्षात वही भाव मेरे उत्तर मन में आ रहा था कि महाराज जी का आशीर्वाद उस दिन मिला था। और छोटे महाराज उस समय यानी आज के माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संबल हमें प्राप्त हुआ था, उस गोरखपुर में काम करने का जो अवसर हमें उस समय प्राप्त हुआ था, आज जब महंत जी की जीवंत भाव की मूर्ति को मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। जो ऊपर का गुंबज बना था वो कलकत्ता के लोगों ने बनाया, स्वेच्छा से, कलकत्ता के कारीगरों ने। और जो महाराज जी की मूर्ति का मूल स्वरूप था, वो मिट्टी की जो मूर्ति पहले बनी वो बिहार के लोगों ने, कारीगरों ने बनाया। और उसके बाद जो काशी की प्रतिमा बनी वो राजस्थान के कलाकारों ने आकर अपने आप को स्वेच्छा से बनाया। यानी जीवंत भाव का दर्शन करने में उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, राजस्थान और बंगाल तक क्या जो लोगों का श्रम है उसमें समाहित हुआ। आज हमारा जो जंगल कौड़िया, हम इसको मैं कहूँगा ये तो मंगल कौड़िया है। जंगल में मंगल हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में मंगल हो गया और ये मंगल कामनाएं करता हुआ यहाँ का नौजवान निकलेगा। हर विद्यालय में प्लेसमेंट सेल बने, महाविद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में नौकरी नौजवानों को मिले, प्लेसमेंट सेल बने। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। आपने एक काम और बहुत बड़ा किया आपके निर्देश पे। जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट में जो पहले 10 नंबर पे छात्र आते थे उन सबको 1 लाख रुपया और साथ में एक टैबलेट या कंप्यूटर और उसके साथ वो जहां पर लिख दे उनके नाम पर एक गौरव पथ का निर्माण, सड़क का निर्माण। ये पहला अनूठा पूरे देश में ऐसा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बना। अध्यापकों के सम्मान के लिए उनकी भी सेवा, जो अच्छे अध्यापक थे उनको मुख्यमंत्री जो पुरस्कार, शिक्षक पुरस्कार दिया गया 25,000 रुपए का, और उनको भी 2 साल की सेवा वृत्ति दी गई। पहली बार वित्तहीन अध्यापकों को भी पुरस्कार दिया गया। और मैं पहली बार मंच से कह रहा हूं कि महाराज जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने आदेश दिया है कि सारे विद्यालयों में जो नए विद्यालय जितने भी बने हैं, जहां पद रिक्त हैं, जिनकी पद की जरूरत है, चाहे वो उच्चीकरण हो चाहे नए विद्यालय हो, उन सब विद्यालयों में
के पदों का सृजन कर दिया जाए, जिससे शिक्षकों की कमी कोई ना हो। आज ही हमने उसका आदेश वहां वित्त विभाग को भेजा है। दूसरा, आपने एक बहुत बड़ा काम हमारे जो अशासकीय महाविद्यालय के अध्यापक हैं उनके लिए दिशा निर्देश दिया है कि जो हमारे अशासकीय विद्यालय के महाविद्यालयों के जो लेक्चरर्स हैं अभी तक बेचारे पढ़ाते थे, लेकिन उनको उसका जो लाभ है, सीनियरिटी में उनका पदनाम न होने से उनको मिल नहीं पाता था कि उनको पहले मानो प्रोफेसर के विश्वविद्यालय में कोई इंटरव्यू हुआ तो उनको उसका पदनाम का लाभ नहीं मिलता था। अब आपने एक प्रस्ताव बनाने के लिए कहा है, हम जल्दी प्रस्ताव को शासन के द्वारा तैयार करवा रहे हैं आपके आदेश पर कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका एसोसिएट प्रोफेसर में और एसोसिएट प्रोफेसर है उसका प्रोफेसर के पदनाम को देने का जो क्रम है वो उत्तर प्रदेश में भी लागू हो, जिसका आदेश आपने कहा है प्रस्ताव बनाने का। उस प्रस्ताव को भी हम लोग जल्दी ला रहे हैं और जो यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक हैं, जो और लोगों के अध्यापक हैं, उनको जो 5 इंक्रीमेंट मिलने चाहिए पीएचडी के बाद, उसका जो विधिक विश्लेषण है वो भी करने का आदेश हुआ है। विधिक विश्लेषण के बाद वो भी प्रस्ताव जल्दी ही मंत्रिमंडल के समक्ष से जाएगा। ऐसा मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का एक यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ में आहुति एक एक करके डल रही है। हमारा विद्यार्थी अच्छा रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त करे। 4.5 लाख नौकरियां मिली हैं, जिसमें से 1.5 लाख नौकरियां तो केवल और केवल यहाँ के शिक्षकों की भर्ती में मिली है। 1.5 लाख नौकरी में एक नौकरी पर किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई है। ऐसा बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। आज एक गरीब के परिवार का बच्चा भी आज सरकारी नौकरी बगैर किसी लाग लपेट और बगैर किसी भ्रष्टाचार के पा सकता है। ये अगर कहीं देखने को मिला है तो हमारे उत्तर प्रदेश में मिला है। इसलिए आप सबको मैं कह के जाना चाहता हूं कि आज बदले हुए उत्तर प्रदेश में मैं जब गोरखपुर में आया और आप लोग इतनी देर होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में हो, तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि महाराज जी आपको सुनने और देखने के लिए इतने लोग आए हैं। मैं फिर से यहाँ पर बधाई दूंगा और साथ में अपने विभाग के लोगों को मैं निर्देश कर चुका हूं कि जितने भी विद्यालय गोरखपुर के और आसपास के लोगों इस मंडल के हैं, उनका जल्दी से निर्माण कार्य पूरा करके उनमें जो फर्नीचर और जो व्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षकों का पद है, उसको भर के और विद्यालय का पठन पाठन शुरू कराया जाए जल्दी से जल्दी। इसके लिए आज ही हमने यहाँ पर निर्देशित किया है। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। आज मेरा सौभाग्य था कि नवरात्र के अवसर पर मैं आज इस पवित्र भूमि पर पूज्य महाराज ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की मूर्ति के लोकार्पण के साथ महंत अवैधनाथ जी जो महाविद्यालय है उसमें आज यहाँ मुझे आने का सौभाग्य मिला। जल्दी ही यहाँ पर कला संकाय, विज्ञान संकाय और वाणिज्य संकाय का अध्ययन अध्यापन एक श्रेष्ठता का भाव पूरे प्रदेश मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। गोरक्षपीठ की आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ लोक कल्याण को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, सशक्त, समर्थ, संपन्न नए उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। आपका व्यक्तित्व ईमानदारी, प्रतिबद्धता और कर्मठता का प्रतीक है। मैं बहुत ही आदर के साथ ईमानदार, दमदार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की। शारदीय नवरात्रि के आज के इस पावन कार्यक्रम महाअष्टमी पर जंगल कोड़िया विकास खंड से जुड़े हुए आप सभी नागरिकों के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा आज पूज्य महाराज जी के नाम पर महाविद्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम और उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर उपस्थित मंच पर उपस्थित
प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री रवि किशन जी, माननीय सांसद प्रवीण कुमार निषाद जी, जयप्रकाश निषाद जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री शीतल पांडे जी, श्रीमती संगीता यादव जी, श्री संत प्रसाद जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, ब्लॉक प्रमुख जंगल कोड़िया से ब्रजेश यादव जी, विजय शंकर यादव जी, गोरख सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, इस महाविद्यालय के इस उद्घाटन कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव, गोरखपुर के जिलाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारीगण, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा के अधिकारी, विद्यालय के प्राचार्य और अन्य सभी सम्मानित आचार्यगण, और इस विद्यालय में मुझे बताया गया कि 460 बच्चों ने एडमिशन लेकर के आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका सरस्वती वंदना का कार्यक्रम भी देख रहा था। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे इतनी गुणवत्ता के साथ सरस्वती वंदना का एक कार्यक्रम आयोजित करें, ये बहुत सराहनीय है। और इस अवसर पर मैं आप सभी मंचस्थ उपस्थित और यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूँ। महाविद्यालय प्राप्त होने पर भी बधाई और अभिनंदन आप सबके प्रति व्यक्त करता हूँ। आप सब जानते हैं कि पूज्य महाराज जी 4-5 बार यहाँ से विधायक थे। उस समय मानीराम विधानसभा क्षेत्र पड़ता था। 5 बार विधायक और 4 बार सांसद थे। और इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि कोई बिरला ही परिवार रहा होगा जिससे उनका एक आत्मीय संबंध रहा हो। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, अब जिन लोगों की उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल, 60 साल या इससे अधिक है, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूज्य महाराज जी से जुड़े हुए थे। गोरखपीठ की परंपरा ये केवल आध्यात्मिक और धार्मिक मात्र नहीं थी। धर्म को व्यवहारिक रूप से जीने का कार्य अगर किसी ने किया था तो वह गोरखपीठ के इन आचार्यों ने किया था, जहां पर धर्म केवल उपासना विधि तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि उसका व्यवहारिक स्वरूप कि इस लोक में अभ्युदय की प्राप्ति की, यानी इस लोक में अभ्युदय की प्राप्ति के लिए यानी सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करना और आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति की मोक्ष और मुक्ति यानी उसके जीवन की सफलता के लिए उसे हर एक क्षेत्र में अग्रसर करना। और ये कार्य निरंतर चलता रहा। वर्तमान में भी गोरखपीठ के द्वारा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से लगभग 4 दर्जन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें लगभग 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूज्य महाराज जी के द्वारा के नाम पर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही यहाँ पर इस सत्र में कक्षा संचालन का कार्यक्रम हुआ है और आज इसका भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, विभाग के राज्य मंत्री को, विभाग के सभी अधिकारियों को और कार्यदायी संस्था के साथ साथ यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, सांसद श्री रवि किशन जी, इन सबको
हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने रुचि लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आप सोचिए, जंगल कौड़िया महाविद्यालय और महाविद्यालय में पहले सत्र में इतने बच्चों का प्रवेश हो जाए। प्रवेश में भी मैं देख रहा था अभी यहाँ पर जो हमारे प्रमुख सचिव के द्वारा जो बात कही जा रही थी कि 373 केवल बालिकाएं हैं और 273 बालिकाएं और 217 बालक हैं, यानी बालिकाएं उच्च शिक्षा में बालकों से आगे हैं। महाविद्यालय में प्रवेश की हुई बालिकाएं इस बात का साक्षात उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं और किसी भी सभ्य समाज के लिए यह एक शुभ लक्षण है कि बालिकाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे सेवा का, स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है, बालिकाएं उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर की कार्य पद्धति को आप देख सकते हैं। गांव गांव और घर घर में जाकर के कोरोना कालखंड में सेवा का जो अनुपम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, वो अभिनंदनीय है। ऐसे नर्सिंग स्टाफ ने कोरोना वॉरियर्स बन करके, हेल्थ वर्कर बन करके जो कार्य किया। बेसिक शिक्षा में जो अध्यापिकाएं हैं, रुचि से उस बच्चे पर ध्यान देकर के उसको आगे बढ़ाने का कार्य करती है। और हम लोगों ने इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती थी तो हम लोगों ने कहा एक क्षेत्र जो अब तक अछूता रहता था, मैं देखता था 2017 तक उत्तर प्रदेश में 3 लाख की पुलिस फोर्स में मात्र महिला पुलिस केवल 10,000 थी। और भाइयों बहनों, हम लोगों ने अगले 4 साल के अंदर 20,000 नई बालिकाओं को उसमें भर्ती किया और अब 30,000 पुलिस बल हमारे पास केवल महिला और बालिकाओं का है, जो मिशन शक्ति के माध्यम से हर एक बहन और बेटी को सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य कर रही है। और मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण का इससे उत्तम उदाहरण और क्या हो सकता है कि आज हम यहाँ पर जंगल कौड़िया में जिस महाविद्यालय का लोकार्पण और जिस मूर्ति के अनावरण के इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुए हैं, उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। गोरखपीठ ने पहला महाविद्यालय महिलाओं का 1956 में स्थापित कर दिया, जिसे बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय को दान स्वरूप उपलब्ध करा दिया था। गोरखपुर विश्वविद्यालय की आधार बना। बालिकाओं का पहला इंटर कॉलेज 1950 के दशक में ही बन चुका था और उसके उपरांत आज भी आप देखते होंगे 4 दर्जन से अधिक जो प्रशिक्षण संस्थाएं चल रही हैं। जितने बालक हैं उतनी बालिकाएं उन सब में अध्ययन कर रही हैं और जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जाकर के वे सभी बालिकाएं समाज को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं, समाज के जीवन में एक परिवर्तन लाने का कार्य कर रही हैं। और जंगल कौड़िया में महाविद्यालय, जिसमें एक साथ 3 शाखाएं प्रारंभ हो रहे हैं, विज्ञान भी, वाणिज्य भी और कला भी। मुझे प्रसन्नता है उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ पर सभी शिक्षकों की तैनाती के साथ ही यहाँ पर अच्छी लाइब्रेरी बनाई है। अच्छा, यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग ने क्लासरूम बनाए हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना अच्छा, यहाँ पर पुष्पी हॉल भी बना है, ऑडिटोरियम भी बना है और यहाँ पर एक बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बन रहा है। मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी महाविद्यालय के पास या शहरी क्षेत्र में भी इससे अच्छा कैंपस नहीं हो सकता है जो आपको जंगल कौड़िया में उपलब्ध हो रहा है। और इसलिए जंगल कौड़िया और कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को और यहाँ के सभी नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। याद रखना, श्रीमद् भगवत गीता भी शिक्षा के महत्व को स्वीकारता है। यद्यपि भारतीय मनीषा ने शिक्षा के महत्व को सदैव महत्व दिया और आज यहाँ पर उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें बालक और बालिकाएं एक साथ अध्ययन कर पाएंगे।
उनके रहने के लिए व्यवस्था है। 60 बालिकाएं और लगभग कितने ही बालक इस कैंपस में छात्रावास में अच्छी सुविधा के साथ रह पाएंगी। यह सुविधा 2 छात्रावास भी यहाँ पर दिए गए हैं। खेल कूद की एक अच्छी व्यवस्था, बहुत शीघ्र यहाँ पर ये स्टेडियम भी बनकर के पूरा तैयार होगा। और मुझे लगता है कि खेल कूद की गतिविधियों के साथ न केवल महाविद्यालय बल्कि आसपास के इंटर कॉलेजेस को भी इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है। शारीरिक शिक्षा और कंप्यूटर के लिए भी यहाँ के प्राचार्य जी ने अपना प्रस्ताव भेजा था और शासन ने उसको भी अपनी स्वीकृति दे दी है कि बहुत शीघ्र कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षा का भी यहाँ पर पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा। बच्चे उसमें भी एडमिशन ले पाएंगे। ये जंगल तोड़िया का क्षेत्र तो हमारे यहाँ वैसे भी पहलवानों का क्षेत्र माना जाता था, खूब पहलवानी होती थी, गांव-गांव में अखाड़े थे। और अब आधुनिकता में लोग उससे भूल रहे हैं। लेकिन याद करिए, अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत के पहलवान स्वर्ण पदक जीत रहे थे तो सरकारें घोषणा कर रही थी कि हम इन्हें पैसा देंगे। स्वर्ण पदक पर ओलंपिक में राज्य सरकार 6 करोड़ रुपए उस पहलवान को देती है। रजत पदक पर 4 करोड़ देती है, कांस्य पदक पर 2 करोड़ देती है। इतनी अच्छी राशि दी जाती है इसलिए जिससे हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सके, प्रोत्साहन देने के लिए। और यहाँ पर आपको कुश्ती हॉल, अत्याधुनिक कुश्ती हॉल भी मिला है, ऑडिटोरियम भी मिला है इंडोर गेम के लिए, और एक अच्छा स्टेडियम भी आपको प्राप्त होने वाला है जो बहुत शीघ्र बनेगा, जो यहाँ के नागरिकों के लिए उपलब्ध होगा। मुझे लगता है कि अब हम लोगों को एक नई प्रतिस्पर्धा के लिए आगे बढ़ना होगा। जीवन में सफलता स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ सकती है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से हम लोग अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में इस महाविद्यालय को वह एक नया प्रतिमान स्थापित करना पड़ेगा। नया विद्यालय है, नया महाविद्यालय है, नए प्रवेश है। शिक्षा का माहौल जिस प्रकार से यहाँ की टीम बनाएगी, जिस प्रकार की एक्टिविटीज यहाँ पर प्रारंभ होगी, रचनात्मक गतिविधियां प्रारंभ होगी, यह आने वाले समय के लिए न्यू बनेगी शिक्षा के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए। और इसलिए एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर जो प्राचार्य हैं, यहाँ पर जो आचार्यगण तैनात किए गए हैं उनके ऊपर, और साथ साथ ये बड़ी जिम्मेदारी होगी यहाँ पर पहले वर्ष में प्रवेश होने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए। महाविद्यालय खुलते हैं प्रदेश में, हम लोग लगभग 77 महाविद्यालय खोल रहे हैं। हर एक महाविद्यालय में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक साथ नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों लोग उद्घाटन कार्यक्रम में नवरात्रि के दौरान आए हैं। आपके जीवन के अनमोल क्षण बनने जा रहे हैं। आपके प्रवेश के साथ ही उद्घाटन कार्यक्रम के साथ पाठ्यक्रम का प्रारंभ होना, और पाठ्यक्रम का प्रारंभ होने के साथ साथ परंपरागत पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही हम अन्य तमाम उन रचनात्मक गतिविधियों का केंद्र बिंदु महाविद्यालय को बना सके जो भारत और भारतीयता के लिए और आने वाले समय में एक छात्र के सर्वांगीण विकास के साथ साथ समाज और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का आधार भी बन सके। और हमें उस दिशा में नए दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा, लाइब्रेरी पर हर छात्र जरूर अटेंड करे। अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है, अगर इन गतिविधियों का केंद्र बिंदु आप अपने आप को बना सकेंगे अति उत्तम होगा। आपको आगे अलग अलग प्रतिस्पर्धा में यह सब उपयोगी साबित होगा और इस दिशा में हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। तीसरा, लाइब्रेरी को डिजिटल बना देना। और मैं चाहूंगा कि कोरोना जैसी महामारी को वर्तमान में हम लोगों ने नियंत्रित किया, लेकिन कब ये पलट करके फिर वापस आ जाए कोई भरोसा नहीं। सतर्कता, सावधानी आवश्यक है। स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन क्लास के लिए राज्य सरकार ने, विभाग ने अच्छा काम किया, लेकिन हमें उस दिशा में भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है कि कब ऑनलाइन क्लास को फिर चलाने की आवश्यकता पड़ जाए।
उस दिशा में भी हमें सोचने की आवश्यकता है। आज गोरखपुर शिक्षा और स्वास्थ्य का एक हब बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से 2016 में गोरखपुर में एम्स मिला। एम्स का कार्य पूरा हो चुका है। अगले 1 महीने के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से गोरखपुर के एम्स का उद्घाटन होगा और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य की सुविधा गोरखपुर और पूर्वांचल के लोगों को गोरखपुर में ही प्राप्त होगी। फर्टिलाइजर का कारखाना 1990 में बंद हो गया, लेकिन आज फर्टिलाइजर का कारखाना आप देख रहे होंगे बड़ी सी चिमनी बन चुकी है और फर्टिलाइजर का कारखाना अगले 1 महीने के अंदर बनकर के तैयार हो जाएगा। इसका भी लोकार्पण होगा। भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम गोरखपुर की फर्टिलाइजर कारखाने का होगा। किसानों को समय पे खाद मिलेगी और यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधा फर्टिलाइजर कारखाने में प्राप्त होगी। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय भी बन रहा है। गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय भी बन गया है। गोरखपुर में सैनिक स्कूल भी बन रहा है और गोरखपुर में कैंपियरगंज में एक ITI का निर्माण हो रहा है। कैंपियरगंज में 2 इंटर कॉलेजेस का निर्माण पूरा हो चुका है। सहजनवा में एक पॉलिटेक्निक का निर्माण हो रहा है। पिपराइच में चीनी मिल का निर्माण होकर के वहां पे चीनी उत्पादन का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। यानी जो विकास अब तक बंद था उस विकास का रास्ता खोला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और भाइयों बहनों, जब विकास आगे बढ़ता है तो यह प्रत्येक नागरिक के जीवन में भी परिवर्तन लेकर के आता है। आज ये चौड़ी सड़कें हैं, बिजली है, जो राशन मिल रहा है। सरकारें पहले भी थी तब सड़कें अच्छी नहीं थी। सरकारें पहले भी थी तब बिजली नहीं आती थी। सरकारें पहले भी थी तब जंगल कोड़िया में महाविद्यालय, RTI और इंटर कॉलेजेस नहीं बन पाए थे। सरकारें पहले भी थी तब गरीबों को राशन नहीं मिल पाता था। सरकारें पहले भी थी तब सुरक्षा की गारंटी न बहन बेटियों को थी और न व्यापारियों को थी, न किसी संभ्रांत परिवार को थी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने 2014 के बाद बदलते हुए भारत को देखा। बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब को मिलना, जिसके पास मकान नहीं उसको आवास की सुविधा, जिसके पास शौचालय नहीं उसके घर में शौचालय बनाने की व्यवस्था, जिसके पास विद्युत का कनेक्शन नहीं। मुझे याद है अब बढ़नी गांव में बिजली नहीं थी और बढ़नी गांव में बिजली पहुंचाने के लिए मुझे 1998 में 10 लाख रुपए देने पड़े थे। 1 करोड़ की सांसद निधि थी, उसमें 10 लाख रुपए मैंने एक गांव के लिए दिए थे। और आज बिना मांगे हर गांव में बिजली का कार्य हो रहा है। हर गांव में बिजली पहुंचाई जा रही है, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है। पहले धान का क्रय नहीं होता था। यहाँ पे जंगल कोड़िया में प्रधान जी हैं रामचंद्र सिंह जी, इनकी खेती बाड़ी है और ये खेती बाड़ी के कार्य से जुड़े हुए हैं। उनको अपना धान, अपना गेहूं, अपना केला कुछ भी बेचना होता था, पैसा नहीं मिलता था, दाम नहीं मिलता था। और आज क्रय केंद्र जगह जगह लगते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी किसानों की उपज को खरीदने का कार्य भी सरकार कर रही है और पैसा DBT के माध्यम से खाते में, किसान के खाते में देने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बदलाव उत्तर प्रदेश है। आज सुरक्षा सबको, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, यानी पर्व और त्योहारों में आप देखते होंगे पहले पर्व और त्योहार आते थे कर्फ्यू लग जाता था और आज पर्व और त्योहार आते हैं कोरोना भी आपके यहां से भाग जाता है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से आप सब मनाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। नेक नियति से जब कार्य होता है तो वह परिणाम भी देता है और ईश्वर भी उसमें मदद करता है। और आज उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। कोरोना था, जब पर्व त्योहार नहीं थे, कोरोना चरम पर था। कोरोना को उत्तर प्रदेश वासियों ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नियंत्रित किया। पर्व और त्योहार आए, आज हम लोग कोरोना को पूरी तरह रोकने में सफल हो गए हैं और पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हम मनाने का भी कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर जब विकास तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश देश की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। यानी कोई कल्पना भी नहीं करता था
2017 के पहले लोग सोचते थे उत्तर प्रदेश में विकास करेगा, क्या उत्तर प्रदेश का भी योगदान होगा? देश की जितनी योजनाएं थी सब में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हो रहता था। और आज देश की 44 ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। यह है नया उत्तर प्रदेश। दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। सुरक्षा का सबसे अच्छा वातावरण आज उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश आज एक नए उभरते हुए उत्तर प्रदेश के रूप में आगे बढ़ रहा है। ये उभरता हुआ उत्तर प्रदेश सभी के सहयोग से हम सबको उत्तर प्रदेश वासियों को मिलकर के अपनी इस ताकत का एहसास कराना है। ये हमें उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाना है। मुझे कार्यक्रम में आने में देर लगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई योजना दी है। वह नई योजना है गति शक्ति की। गति शक्ति की एक नए युग में कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दे सकें और इसके माध्यम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के कहीं एक्सप्रेस हाईवे, कहीं मल्टी मॉडल टर्मिनल की स्थापना, कहीं पर हाईवे, बड़े बड़े हाईवे का निर्माण करके, कहीं पे एयरपोर्ट का निर्माण करके। अभी 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी का आगमन कुशीनगर में हो रहा है। एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कुशीनगर में प्राप्त होगा। मेडिकल के क्षेत्र में हर जनपद में एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोग दे रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज केवल गोरखपुर में था। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, बल्लारपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं था। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज नहीं था, सुल्तानपुर में नहीं था, प्रतापगढ़ में नहीं था, जौनपुर में नहीं था, गाजीपुर में नहीं था, चंदौली में नहीं था। और आज भाइयों बहनों मैं बोल रहा हूं, आप नोट करते जाइए। आज देवरिया में भी एक मेडिकल कॉलेज है। कुशीनगर में भी हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज दे दिया है। प्रधानमंत्री जी से 20 तारीख को उसका शिलान्यास कराने जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। बस्ती में मेडिकल कॉलेज हम लोग बना करके पिछले सत्र में प्रारंभ कर चुके हैं। बल्लारपुर में एक मेडिकल कॉलेज दे दिए हैं। गोंडा में भी नया मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहराइच में विगत सत्र में हम मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर चुके हैं। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज पिछले सत्र में प्रारंभ कर दिए हैं। सुल्तानपुर में भी एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दे दिया है। प्रतापगढ़ में भी एक नया मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने दे दिया है। जौनपुर में भी मेडिकल कॉलेज दे दिया है। चंदौली में मेडिकल कॉलेज मैं भी शिलान्यास किया हूं एक सप्ताह पहले जाकर के चंदौली में। और गाजीपुर में भी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ इसी महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम प्रवेश, बच्चों का प्रवेश करके एडमिशन करके वहां भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सोचिए, पहले एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, कितने मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बना दिए। यानी सोच ईमानदार होती है तो काम ऐसे ही दमदार होता है। दमदार काम जो दिखाई दे, दमदार कार्य वह नहीं जो रवि किशन जी जोर से बोल करके बोल रहे थे। और मैंने दमदार अभिनय किया है भोजपुरी फिल्मों में, वो कोई संदेह नहीं। रवि किशन जी की फिल्मों को देखते हैं, फ्री में दिखाते हैं कि पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं या फ्री में? फ्री में। लेकिन वे तो फ्री में बोल रहे थे मंच पे। उन्होंने जब मंच पे बोला तो उन्होंने यही कहा, बोलने के बाद जब बैठे तो उन्होंने डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को कहा कि जो बोला हूं इसका बिल आपके पास भेज दूंगा। लेकिन वे अच्छे कलाकार हैं, भोजपुरी के कलाकार हैं और इसीलिए कलाकार रचनात्मक होता है। उस रचनात्मकता का लाभ आप लोगों को प्राप्त हो सके, और उसका लाभ आपको प्राप्त हो, इस दिशा से हम लोगों ने यहां पर
रवि किशन जी को सांसद के रूप में प्रत्याशी बनाया, आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, वे सांसद बने, आज आपकी सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए मंच से फ्री में कह भी रहे हैं कि सोच ईमानदार तो काम, इसीलिए कह नहीं तो इतना बोलने पे उनका लाखों का बिल बन गया होता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको शारदीय नवरात्रि पर यह महाविद्यालय आपको प्राप्त हुआ है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी और श्रीमती नीलिमा कटियार जी स्वयं यहाँ पर नवरात्रि के अपने अनुष्ठान को छोड़ करके आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर उनको धन्यवाद देता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ कि आप सबके जीवन में इसी प्रकार की खुशहाली आए। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब अंत में मैं माननीय राज्य श्रीमती नीलिमा कटियार जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। दो 2017 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई थी, वो केवल सत्ता परिवर्तन के लिए जिसने संकल्प लिया, ऐसी सरकार वो नहीं आई थी। व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प लेती हुई 2017 के अंदर गोरक्षपीठ धाम के सम्मानीय पीठाधीश्वर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार आई थी और जो संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का था, वो व्यवस्था परिवर्तन का संकल्प ऐसे विद्या के मंदिरों के परिसर के अलावा परिवेश में भी, और आज जब ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज के विग्रह स्वरूप पर सम्मानीय मुख्यमंत्री जी पुष्प समर्पित कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जो संकल्प व्यवस्था परिवर्तन का उन्होंने लिया था 2017 के अंदर, वो संकल्पांजलि वो अपने गुरु को ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज को समर्पित कर रहे थे। और वो सारे संकल्प जो 2017 में सरकार के साथ लिए गए थे, वो सारे संकल्प इस परिसर से संबंधित हो, शिक्षा के मंदिरों से संबंधित हो या हमारे परिवेश से उत्तर प्रदेश के संबंधित हो, आज हम देख रहे हैं कि वो सारे संकल्प पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की इस पूरी उसमें आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व उसको उदाहरण के स्वरूप में ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार, शब्द बहुत छोटा है। आज उत्तर प्रदेश के एक एक जन के मन में उनके लिए बहुत सारी कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव है। आज उनको मैं आभार ज्ञापित इस कार्यक्रम के अंदर कर रही हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री जी या डॉक्टर दिनेश शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। शिक्षा के क्षेत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश का सम्मान पूरे देश में उन्होंने फैलाया है। आज इस मंच पर उपस्थित है, मैं उनका आभार ज्ञापित कर रही हूँ। माननीय सांसद रवि किशन जी गोरखपुर के यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका मैं आभार ज्ञापित कर रही हूँ। बहुत गरिमा में यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं, गणमान्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। मैं उन सभी का आभार ज्ञापित कर रही हूँ। और आप सब जो यहाँ इस शिक्षा के पुनीत यज्ञ में साक्षी बने हैं और भाव सहित साक्षी बने हैं, आप सभी उपस्थित सम्मानीय भाई बहनों का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार ज्ञापित कर रही हूँ। पत्रकार जगत से यहाँ पर मीडिया से जुड़े हुए बंधु खड़े हुए हैं इस पुनीत यज्ञ को, क्योंकि ये केवल परिसर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज देश के अंदर आई है, मैं देख रही हूँ इस महाविद्यालय के अंदर, इस जंगल कोडिया के अंदर उस व्यक्तित्व को लेकर, अध्यात्म को लेकर कैसे फिजिकल फिटनेस हो सकती है, कैसे मेंटल फिटनेस हो सकती है, वो सारी प्रेरणाएं आज इस स्थान के अंदर निकल करके आई है। मैं पुनः बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, महाविद्यालय परिवार
माननीय मुख्यमंत्री जी से विदा